हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 सेट्स शुरू कर रहे हैं। तो ज़्यादा मुश्किल चैप्टर नहीं है, बहुत इजी है, लेकिन आगे आने वाली क्लासेस में जैसे क्लास 12th है उसके लिए ये एक बहुत बड़ा बेस है। ठीक है, 11th क्लास के कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो 12th के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको यही कहूँगा कि डे 1 से आप जो भी चैप्टर पढ़ें उस पे आप बहुत अच्छे से कमांड बना के रखें उस चैप्टर पर, ताकि 12th क्लास में जब आप जाएं तो ये चैप्टर्स में आपको कोई डाउट ना हो, किसी भी तरह का कोई डाउट ना हो, ताकि 12th आपके लिए ईजी हो सके। अगर आप 11th में नहीं पढ़ेंगे अच्छे से तो 12th आपके लिए बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे चैप्टर नंबर 1 सेट्स की। तो ये सेट्स होता क्या है? ठीक, हमें नहीं पता, ये वर्ड मैंने पहली बार सुना है। ठीक है, आप लोगों ने भी पहली बार ही सुना होगा। तो ये सेट्स क्या होता है, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ सेट्स क्या होता है। एक फॉर्मल डेफिनेशन लिख लेते हैं पहले, जो बुक में लिखी होती है हमारे। अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड collection of objects. A set is a well defined collection of objects. ठीक है, तो ये वर्ड वेल डिफाइंड इसको मैं हाईलाइट करता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड लिखा हुआ है जो कि है वेल डिफाइंड। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, जैसे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर जिसको हम n से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब ये नेचुरल नंबर जो है ये एक सेट है। ये देखिए, मैंने पहले ही लिख दिया था सेट। अब ये सेट क्यों है? क्योंकि इसमें जो नंबर है वो नेचुरल है। देखिए, मैंने वेल डिफाइन कर दिया इसको। नेचुरल नंबर है यानी कहाँ से शुरू होगा? 1 से शुरू होगा। 1 2 3 4 ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, तो ये एक सेट हो गया, ये वेल डिफाइन कर दिया मैंने। ठीक है, और एग्जांपल देखते हैं। सेट ऑफ इंटीजर्स जिसको हम z से डिनोट करते हैं, इंटीजर्स। ठीक है, अब ये भी सेट है। क्यों? क्योंकि मैंने बता दिया इसके अंदर जो नंबर्स हैं वो क्या है? इंटीजर्स है। ठीक है ना, तो ये सेट है। चलिए, तो मैथमेटिकल टर्म्स में मैं बता रहा हूँ आपको। अब चलिए थोड़ा डेली लाइफ पर आ जाते हैं। ठीक है, डेली लाइफ में अगर हम बात करें, एग्जाम्पल की बात करते हैं। गुड क्रिकेटर्स ऑफ इंडिया। अब क्या ये सेट होगा? देखिए, अब आप कहेंगे सर गुड क्रिकेटर्स क्या है? देखिए, वेल डिफाइन का मतलब होता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द यूनिवर्स, वो चीज़ सेम रहनी चाहिए। जैसे इंटीजर्स है, इंटीजर्स आप कहीं भी चले जाए हमेशा सेम रहेंगे। ठीक है, अब आती है हमारी गुड क्रिकेटर्स की। देखिए, गुड क्रिकेटर्स को मैं ऐसे बोल सकते हैं कि देखिए, हो सकता है किसी के लिए, जैसे सुरेश रैना, किसी के लिए सुरेश रैना अच्छा क्रिकेटर हो सकता है, किसी के लिए सुरेश रैना अच्छा क्रिकेटर नहीं हो सकता। ठीक है, सबके अपने अपने ओपिनियन हो सकते हैं इसके ऊपर। ठीक है, या कोई बोलेगा कि धोनी अच्छा क्रिकेटर है, कोई बोलेगा धोनी अच्छा क्रिकेटर नहीं है। ठीक है, तो सबके व्यूज़ अलग अलग हो सकते हैं। तो ऐसे में जब व्यूज़ डिफरेंट होने शुरू हो जाएं तो हम कहेंगे कि ये हमारा सेट नहीं बनेगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग वेल डिफाइन, याद रखिएगा, वेल डिफाइन, ये जो वर्ड मैंने हाईलाइट किया था वेल डिफाइन, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और देख लेते हैं, और एग्जांपल देख लेते हैं हम अपने डेली लाइफ से। रिवर्स ऑफ इंडिया। अब क्या ये वेल डिफाइंड है?
यस, ये वेल डिफाइंड है। क्यों? क्योंकि हम रिवर्स की बात कर रहे हैं। तो रिवर्स जो है इंडिया में, रिवर्स हमेशा रिवर्स ही रहेंगी सबके लिए, रिवर ओशन तो नहीं बन जाएगा, है ना। तो ये क्या हो गया, वेल डिफाइन हो गया। तो हम कह सकते हैं कि यस, ये एक सेट है। ठीक है, तो सेट वो होता है जो कि वेल डिफाइन होता है। ठीक है, आपको वेल डिफाइन करना है और वो हमेशा सेम रहना चाहिए, सबके लिए सेम रहना चाहिए। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गया होगा कि सेट क्या होता है, सेट का मतलब क्या होता है। ठीक है ना। अब सेट को डिफ़ाइन करने के लिए हमारे पास दो तरह के होते हैं, दो तरह से हम अपने सेट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, सेट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? सबसे पहले रोस्टर फॉर्म होता है हमारे पास, रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म, इसको हम टैबुलर फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, बहुत सारी बुक में इसको टैबुलर फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, क्या होता है रोस्टर फॉर्म? मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूँ कि रोस्टर फॉर्म क्या होता है। रोस्टर फॉर्म हमेशा आपको इन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर मिलेगा, जैसे 2, 4, 6, 8 डैश डैश डैश। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, इवन नंबर्स लिख दिए हैं। ठीक है ना, हमेशा आपको इस तरह से दिखाई देगा, या फिर 1, 3, 5 डैश डैश डैश, मैंने क्या लिख दिया, ऑड नंबर्स लिख दिए। ठीक है, तो हमेशा जो आपको रोस्टर फॉर्म होगा वो हमेशा कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर नोट करने वाली एक चीज़ है, नोट ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स एंड रेपिटिशन मेक्स नो डिफरेंस। यानी कि मैं लिख देता हूँ फिर समझाता हूँ, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स and repetition makes no difference। ठीक है, ये नोट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। अभी इसका इम्पोर्टेंस नहीं समझ आएगा, लेकिन जैसे जैसे ये चैप्टर प्रोसीड होगा ये नोट जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑर्डर का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स। ऑर्डर का मतलब होता है किस ऑर्डर में लगे हुए हैं वो। ठीक है, जैसे हमारे स्कूल में मॉर्निंग असेंबली होती है तो हम लोग एक ऑर्डर में लगते हैं, हाइट वाइज लगते हैं कि जो सबसे छोटा है वो आगे होगा, फिर उससे थोड़ा बड़ा उसके पीछे होगा, वो ऑर्डर होता है हमारा। ठीक है, तो वैसे ही एलिमेंट्स जो होते हैं, एलिमेंट्स कौन होते हैं? जो नंबर लिखे होते हैं अंदर। ठीक है, जैसे मैंने अभी 2, 4, 6 लिखा था, इनको हम एलिमेंट्स बोलते हैं। तो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट यानी जिस ऑर्डर में होते हैं, जैसे एग्जांपल मैं देता हूँ आपको, मैंने लिखा AEIOU। अब ये क्या है? ये है वॉवल्स। ठीक है, इनको हम बोलते हैं एलिमेंट्स, जो अंदर लिखे हुए ये है एलिमेंट्स। तो देखो इनका ऑर्डर क्या है, पहले A आया, फिर E आया, फिर I आया, फिर O आया, फिर U आया। ठीक है, वो कह रहा है ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स मेक्स नो डिफरेंस, यानी कि मैं इसको आगे पीछे भी लिख सकता हूँ, जैसे AIUOE, यानी ये हमेशा बराबर होगा। तो ऑर्डर आप किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, बस वो एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो आप इसका मतलब समझ आ गया होगा कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स मेक नो डिफरेंस। नेक्स्ट आता है रेपिटिशन। रेपिटिशन मेक्स नो डिफरेंस, यानी कि जैसे मैंने लिखा 1, 1, 2, 2, 3। अब आप कहेंगे सर इसमें तो 5 एलिमेंट हो गए। नहीं, एलिमेंट 3 ही है, एक है 1, एक है 2 और एक है 3। यानी ये किसके बराबर है? 1, 2, 3 के बराबर है। ठीक है, आप कितनी बार भी रिपीट कर दीजिए वो काउंट एक ही बार होगा। ठीक है, जब तक अगर वो अलग नहीं है। देखिए 1 2 बार लिखा है तो मैं इसको 2 बार काउंट नहीं करूँगा, मैं इसको एक ही बार काउंट करूँगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट एंड रेपिटिशन मेक्स नो डिफरेंस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रोस्टर फॉर्म। अब नेक्स्ट हमारा आता है सेट बिल्डर फॉर्म। सेकंड होता है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है? जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, अभी मैंने लिखा था AEIOU, तो ये तो क्या था? रोस्टर फॉर्म। ठीक है,
अब मेरे को क्या लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म। तो मैं क्या लिखूँगा, मान लीजिए इस सेट को मैं डिफाइन करता, जैसे मान ली ए ले लिया मैंने ये सेट, तो ए के अंदर क्या है, एलिमेंट्स है, तो मैंने एक्स दे दिया एलिमेंट को, ठीक है। इन जनरल मैंने एक्स बोल दिया, ठीक है। और एक्स क्या है, एक्स इज वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, और ये क्लोज, हमेशा कर्ली ब्रैकेट्स में क्लोज हो जाएगा। यानी कि एक तरह से अगर मैं इजी लैंग्वेज में बात करूँ तो सेट बिल्डर फॉर्म में हमें स्टेटमेंट्स लिखने होते हैं और रोस्टर फॉर्म में हमें टू द पॉइंट आंसर देना होता है, ठीक है। छोटा बेसिक डिफरेंस की बात की जाए तो आई होप आपको ये दोनों चीज़ समझ आ गई होगी, सेट बिल्डर और रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में आपको स्टेटमेंट लिखना है, ठीक है ना। अगर अभी भी समझ नहीं आया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज से आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं एक्सरसाइज 1.1। देखिए पहला क्वेश्चन वो कह रहा है कि आपको बताना है कि ये सेट है या फिर सेट नहीं है, ठीक है। तो मैं फटाफट से येस नो बता दूंगा और रीज़न में वैसे ही बोल के बता देता हूँ आपको, ठीक है। वो कह रहा है कलेक्शन ऑफ मंथ। अब देखिए बिगनिंग विद लेटर जे से शुरू होने वाले कितने मंथ होते हैं, जून होता है, जुलाई होता है, और तो नहीं होता। अब आप किसी से भी ये क्वेश्चन पूछ लीजिए, किसी से भी, उसका आंसर जून और जुलाई होगा, तो येस दिस इज़ अ सेट। नेक्स्ट देखते हैं, कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब वो कह रहा है 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स। अब बहुत से को तो राइटर्स के बारे में भी नहीं पता होगा, ठीक है। तो चलिए हम उन लोगों से पूछेंगे जिनको राइटर्स के बारे में पता होता है, ठीक है। तो हो सकता है सबका ओपिनियन अलग अलग हो सकता है, ठीक है। कोई कहेगा कि आर डी शर्मा बेस्ट है, तो कोई कहेगा आर एस अग्रवाल बेस्ट है, ठीक है। कोई कहेगा कि यू लाइक के सैम्पल पेपर्स बेस्ट है। तो इस तरह से सबके ओपिनियंस अलग अलग हो सकते हैं। अब जैसे आप लोग जैसे अकाउंट्स में पढ़ते हैं, बहुत से लोग टी एस ग्रेवाल को रेफ़र करते हैं, ठीक है। बहुत से लोग किसी और बुक को रेफ़र करते हैं। तो सबके लिए टैलेंटेड राइटर्स अलग अलग हो सकते हैं, तो मैं कहूँगा नो दिस इज़ नॉट अ सेट। थर्ड देखते हैं, वो कह रहा है टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। वो कह रहा है वर्ल्ड के बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन चाहिए मेरे को। अब फिर से वही बात आ गई। अब आपने देखा होगा आईपीएल होता है तो हर कोई बेस्ट लेना चाहता है, ठीक है। तो हो सकता है सब के लिए वो बेस्ट ना हो, ठीक है ना। कोई आईपीएल में वॉटसन को लेना चाहता है, कोई अपनी टीम में वॉटसन नहीं चाहता कि नहीं कोई बात नहीं वॉटसन नहीं चाहिए हमें, ठीक है। तो सब के लिए अलग अलग हो जाता है, तो येस दिस इज़ नॉट अ सेट। नेक्स्ट देखते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। अब देखो आपकी क्लास में सपोज़ 15 लड़के हैं, ठीक है। आपको पता है मेरी क्लास में 15 लड़के हैं, तो कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ यानी जितने लड़के हैं उन सब को ले लो। अब आप यही क्वेश्चन आप अपने स्कूल में किसी से भी पूछ लो, उन सब का आंसर सेम रहेगा, तो येस दिस इज़ अ सेट। नेक्स्ट देखते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। अब आप ये क्वेश्चन आप किसी से भी पूछेंगे तो उसका आंसर हमेशा क्या होगा, हाँ लेस देन 100 हम बता सकते हैं, 1 से लेकर आप 99 तक काउंट कर लीजिए, तो येस दिस इज़ अ सेट। सिक्स्थ, अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। अब देखिए मुंशी प्रेमचंद की जितनी भी नॉवेल्स हैं, चाहे गोदान ले लो, ठीक है, या जाड़े की रात ले लो, ठीक है। गोदान वैसे उसकी सबसे ज़्यादा फेमस है। तो इस तरह के जो नॉवेल्स उसने लिखे हैं, मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखे हैं, अगर आप उनका कलेक्शन करेंगे तो वो सब के लिए सेम होगा, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि कोई उनके कलेक्शन को काउंट ही ना करे, ठीक है। नहीं पता होगा तो वो बात अलग है, लेकिन अगर पता है तो काउंट करेगा, तो येस दिस इज़ अ सेट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। अब सारे इवन इंटीजर्स की बात कर रहा है, तो येस इवन इंटीजर्स सबके लिए सेम होंगे, तो येस दिस इज़ अ सेट। आगे कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। अब देखिए इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन, आप ये बुक किसी को भी दे दीजिए मैथ्स की और उसको बोलो कि कलेक्शन कर लो जितने क्वेश्चंस हैं, तो हर किसी का सेम ही कलेक्शन होगा, तो येस दिस इज़ अ सेट। नेक्स्ट देखते हैं, कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। मोस्ट डेंजरस एनिमल, ठीक है ना।
अब हो सकता है जब कोई डेंजरस एनिमल की लिस्ट बनाए तो कोई उसमें क्रोकोडाइल ऐड करे, तो कोई एलिगेटर ऐड करेगा, ठीक है, सब अलग अलग लिस्ट बनाएंगे, ठीक है। आप ये चीज़ अपने साथ भी कर सकते हैं। आप कोई अपने 2-3 फ्रेंड उठा लीजिए और उनको बोलो कि चलो भाई आप 10 मोस्ट डेंजरस एनिमल के नाम लिखो। तो जब आप देखेंगे लिस्ट बना के तो आप देख सकते हैं कि सब में से कोई ना कोई एक ऐसा नाम होगा जो सब में फ़र्क होगा, ठीक है ना। तो हम कह देंगे नहीं, दिस इज़ नॉट अ सेट। तो याद रखिएगा सेट वही होता है जिसमें आंसर सबका सेम होता है, ठीक है, कोई आंसर में वेरी नहीं होना चाहिए, इसलिए उसमें लिखा था वेल डिफाइंड, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। लेट ए आपको एक सेट दिया हुआ है। अब इसके एलिमेंट्स देखिए, अब मैं शुरुआत कर रहा हूँ बहुत छोटी छोटी चीज़ों से, तो इन छोटी चीज़ों को याद रखिएगा। देखिए अब मैंने बोला ए, इसको मैंने क्या बोला, सेट। क्यों सेट बोला, देखो ये करली ब्रैकेट्स के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। तो स्टेटमेंट ज़रूरी नहीं है आपको क्वेश्चन में स्टेटमेंट लिखा हो, लेकिन आपको वो चीज़ पढ़नी आनी चाहिए, ठीक है। तो मैंने इसको कैसे पढ़ा, मैंने लिखा अ सेट ए। अब इनको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। जो सेट के अंदर होते हैं उनको एलिमेंट्स बोलते हैं। अब वो कह रहा है कि आपको 2 सिंबल इंसर्ट करने हैं। अब आप कहेंगे सर ये तो उल्टा ई है और ये क्या है, ई को कट कर दिया, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ इन दोनों सिंबल्स का मतलब क्या होता है। ये जो है इसको हम कहते हैं बिलोंग्स टू, ठीक है। और ये जो होता है ये होता है नॉट बिलोंग्स टू। अब बिलोंग्स टू नॉट बिलोंग्स टू क्या है, कुछ नहीं समझ आ रहा, तो चलिए मैं आपको समझा देता हूँ। बिलोंग्स टू का मतलब होता है उस में होना, बिलोंग्स टू उसमें होना। जैसे कि आप अपने स्कूल में बिलोंग करते हैं, ठीक है, आपका स्कूल का नाम कोई भी स्कूल का नाम है, ठीक है, XYZ, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप उस स्कूल को बिलोंग करते हैं, ठीक है। जैसे आप ने क्या किया, आप पेंसिल लाए, रबड़ लाए, ठीक है, तो वो चीज़ आपको बिलोंग करती है। क्यों, क्योंकि वो आपके पास है, ठीक है। तो बिलोंग का मतलब होता है, अगर हम किसी जनरलाइज की बात करें तो उसमें होना, ठीक है। हिंदी मेरी थोड़ा वैसे हो सकती है, एग्जैक्ट वर्ड ना मिले, लेकिन आप समझिए इस चीज़ को, उसमें होना वाला वो चीज़ उसके पास होनी चाहिए, ठीक है। बिलोंग्स टू का जैसे ये इंग्लिश का ही वर्ड है बिलोंग्स टू। दिस बुक जैसे हम लिखते हैं ना, दिस बुक बिलोंग्स टू मी, यानी इसका मतलब क्या होता है, ये बुक मेरी है, ठीक है, उसके पास है। तो आई होप ये समझ आ गया होगा आपको बिलोंग्स टू का मतलब। ऐसी नॉट बिलोंग्स टू कि जो चीज़ उसके पास नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए वो क्या कह रहा है, हमें सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6, 6 एलिमेंट है। तो सबसे पहले देखते हैं 5-A। अब देखिए क्या 5 ए में है बिल्कुल है, ये देखिए मेरे को दिख रहा है, तो मैं क्या करूँगा, बिलोंग्स टू ए। 5 ए में है, उसमें है ए के पास, ठीक है। क्योंकि ये ए सेट है तो ए के पास नहीं हो सकता, ए के अंदर हो सकता है, ठीक है, सेट के अंदर होगा कोई चीज़। तो यस ए 5 जो है ए के पास है, तो बिलोंग्स टू। नेक्स्ट क्या कह रहा है, 8 अब 8 तो है ही नहीं ए के पास, तो 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, 8 ए में नहीं है, ठीक है ना। थर्ड 0-A, अब 0 है नहीं है 0, तो 0 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। इस तरह से आपको ये सिंबल इंसर्ट करना है, जो ए में है वो बिलोंग्स, जो ए में नहीं है वो नॉट बिलोंग्स, ठीक है, हो जाएगा, सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अब वो कह रहा है, देखो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो चलिए रोस्टर फॉर्म में लिख लेंगे, सिंपल है, रोस्टर फॉर्म सिंपल होता है, थोड़ा सेट फिल्टर में दिमाग लगाना पड़ता है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एक ए है, सेट है ए, ठीक है, एक्स एलिमेंट ले लिए, जनरलाइज कर दिया हमने, एक्स इज़ एन इंटीजर, और एक्स क्या कह रहा है, -3 से बड़ा होना चाहिए और 7 से छोटा होना चाहिए। तो -3 से ऊपर चलते हैं, तो -3 के बाद क्या आएगा, -2, फिर -1, फिर 0, फिर 1 2 3 4 5 6, बस। क्योंकि देखिए ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है,
ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है। अगर ये इक्वल टू होता तो हम -3 और 7 को इंक्लूड करते, ठीक है, लेकिन ये साइन है ही नहीं, तो यानी ये दोनों नंबर भी नहीं आएंगे, ठीक है। सिर्फ हमें ये साइन दे रखा है, इसलिए हमने -3 से बड़ा और 7 से छोटा हमने नंबर ले लिया, तो ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक और सेट है बी में जो एलिमेंट है एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। अब नेचुरल नंबर जो होते हैं वो 1 से शुरू होते हैं, और ये कह रहा है 6 से छोटा होना चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 नहीं लेंगे क्योंकि लेस देन लिखा हुआ है, ठीक है। थर्ड में वो क्या कह रहा है, एक और सेट ले लो एक्स, वो क्या कह रहा है, एक्स इज़ अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर, 2 डिजिट का होना चाहिए, सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज़ 8, ठीक है। अब 8 होना चाहिए, यानी दोनों को डिजिट को जब आप प्लस करेंगे तो 8 होना चाहिए, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं, पहले डिजिट हम 1 लेते हैं, 1 के साथ हम ऑप्शन बनाना शुरू करते हैं, तो 1 के साथ 8 बनाने के लिए क्या होगा, 7 हो सकता है, ठीक है, 1 हो गया। नेक्स्ट आ जाओ 2 पे, 2 के साथ क्या होगा, 6 होगा, 3 के साथ क्या होगा, 5 होगा, 4 के साथ क्या होगा, 4 होगा, ठीक है। अब इनको रिवर्स कर दो, 7 1 6 2 5 3 4 4 तो सेम ही रहेगा, ठीक है। अब 8 0 भी तो लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से ये आपके क्या बन गए, आपके नंबर्स बन गए सारे, ठीक है, डन है। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। तो आई होप आप बाकी के क्वेश्चंस खुद से कर पाएंगे, नहीं होंगे तो आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अब वो कह रहा है कि सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। सेट बिल्डर फॉर्म आपको पता ही है, सेट बिल्डर फॉर्म में आपको स्टेटमेंट्स लिखने होते हैं, ठीक है। तो पहले देख लीजिए, आपको एक सेट दिया हुआ है, मैंने इसका नाम वैसे ही दे दिया अपनी तरफ से ए, ये दिया हुआ है 3 6 9 12। अब सबसे पहले तो आप नंबर्स को देख के पहचानिए कि ये है क्या चीज़। देखिए ये 3 है, ठीक है, ये 3 का टेबल चल रहा है जहाँ तक मेरे को लग रहा है, 3 3 × 2 6, 3 × 3 9, 3 × 4 12, ठीक है। तो चलिए हम इसको लिखते हैं। सबसे पहले x जनरलाइज कर लिया, अब इस x को डिफाइन करना है, ठीक है। ये x जो होता है यही एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन मेरे को लिखनी है, x क्या है, 3n, 3 का टेबल चल रहा है ना, तो 3n लिख दिया, ठीक है। जहाँ पर अब आपको हर एक चीज़ को डिफ़ाइन करना है, जो भी आप चीज़ लिख रहे हैं आपको उसको डिफ़ाइन करना है। देखिए x लिखा तो मैंने x को डिफ़ाइन कर दिया। अब 3 तो सबको पता ही है, अब n क्या चीज़ है, n नहीं पता, तो n क्या है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर तो बहुत सारे होते हैं, 100 भी नेचुरल नंबर होता है, लेकिन अब 100 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 300 आ जाएगा, यहाँ पे तो 300 है ही नहीं। अब और आगे हमें और डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी, n जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, लेस देन इक्वल टू 4 है। ये डेफिनेशन आपकी ख़त्म हो गई, ठीक है। सिंपल सोबर लैंग्वेज में हमने इसको लिख दिया, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, नहीं आया तो चलिए एक और देख लेते हैं। एक और सेट आपको दिया हुआ, चलिए इसका नाम बी लिख लेते हैं। ये दिया हुआ 2 4 8 16 32। पहले आप नंबर्स को देखिए और पहचानने की कोशिश कीजिए ये है क्या। ये देखिए 2 × 2 किया, देखो 4 हो गया, फिर × 2 किया 8 हो गया, फिर × 2 किया, फिर × 2 किया, तो सब में क्या हो रहा है, × 2 होता चला जा रहा है। तो हम इसको सेट लिखते हैं। सेट पहले तो x लिख लेते हैं, एलिमेंट लिख लिया। अब x को डिफ़ाइन करना है, x क्या है, 2। अब देखिए हर बार में 2 की पावर बढ़ती जा रही है, पहले 2 की पावर 1 थी, फिर 2 की पावर 2 हुई, फिर 2 की पावर 3 हो गई, फिर 2 की पावर 4 हो गई, फिर 2 की पावर 5 हो गई। तो 2 की पावर n लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है। जहाँ पर अब n डिफ़ाइन करना है, n का बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब कब तक, n को लिमिट कर दो, n जो है 1 से लेकर कितने नंबर चले हमारे, 5 तक चल रहा है, तो इसको 5 लिख दो। ये हमारा डेफिनेशन बन गया, ठीक है। इसलिए मैंने कहा था सेट बिल्डर में थोड़ा दिमाग लगता है, ठीक है। आपको देखना पड़ता है किस फॉर्म में आप इसको लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। ये 2 की पावर n है, ठीक है, ये एक साथ है। चलिए और देख लेते हैं, फिफ्थ देख लेते हैं।
14,900। अब आप देखिए ये क्या है, ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है और ये 10 का स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, इसको p दे देते हैं नाम। तो p x क्या है, हमेशा क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर अब आप एक चीज़ और देखिए, आपने डिफ़ाइन तो किया, डिफ़ाइन थोड़ा सा हमने गड़बड़ कर दिया है, स्क्वायर डायरेक्ट लिख दिया, x इक्वल टू एन स्क्वायर लिखना चाहिए था हमें। ठीक है, एलिमेंट जो है वो एन स्क्वायर के बराबर है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और n को आप लिमिट कर दो 1 से 10 के बीच में। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इस तरह से आपको सेट बिल्डर फॉर्म लिखना होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। अब आपको इसको क्या लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो चलिए मैं एक दो करके दिखा देता हूँ। वो कह रहा है x इज़ एन ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, 1 3 5 7 9 सो ऑन, चलता रहेगा, डॉट 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 डॉट। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड क्या कह रहा है, x इज़ एन इंटीजर, इंटीजर है, -1/2 से बड़ा होगा और 9/2 से छोटा होगा। ठीक है, अब देखिए -1/2 कितना होता है, 0.5 माइनस। ठीक है, और 9/2 क्या होता है, 4.5। ठीक है, अब यहाँ पर इंटीजर की बात कर रहा है, तो 0.5 से आगे बढ़ना पड़ेगा हमें। तो 0.5 के बाद क्या आएगा, 0 आएगा, फिर 1 2 3 4 ख़त्म। ठीक है, अब हम कहेंगे सर 0.5 के बाद 1.5 भी तो आ सकता है, लेकिन यहाँ पर हम इंटीजर की बात कर रहे हैं। ठीक है, याद रखिए इंटीजर लिखा है उस पर, तो हमारे ये आंसर बन गया। ठीक है, थर्ड देख लेते हैं। सी के लिए क्या कह रहा है वो, एक्स, अच्छा एक्स नहीं लिखेंगे क्योंकि हम रोस्टर फॉर्म में लिख रहे हैं। एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4, यानी आप जो भी नंबर डालेंगे वो लेस देन इक्वल टू 4 होना चाहिए उसका स्क्वायर। तो सबसे पहले स्क्वायर 4 कब होता है, जब नंबर 2 हो या फिर -2 हो। अब 4 से छोटा भी हो सकता है, तो 1 ले लो और -1 ले लो। -1 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इंटीजर की बात कर रहा है। अब 3 नहीं ले सकते क्योंकि 3 का स्क्वायर बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो यही मेरा आंसर हो गया। अच्छा एक चीज़ और आ सकती है इसमें, 0, क्योंकि इंटीजर की बात कर रहे हैं तो 0 भी आ सकता है, तो ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो आई होप समझ आ गया होगा आपको, डायरेक्ट आंसर लिखना है। अब क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाते हैं। मैच करना है 1 2 3 6, आप इजीली मैच कर सकते हैं मेरे ख्याल से, मेरे को मैच कराने की ज़रूरत नहीं है, मैं पहला ही बता देता हूँ। फर्स्ट जो है किसके साथ जाएगा, 1 2 3 6। 1 2 3 6 कैसा लग रहा है आपको, देखिए प्राइम नंबर तो नहीं है क्योंकि 6 आ रहा है, ऑड नेचुरल नंबर नहीं हो सकता है क्योंकि 2 और 6 दिया हुआ है, नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6 ये हो सकता है, और मैथमेटिक्स का तो कोई सवाल ही नहीं होता, तो एक ही ऑप्शन बचता है मेरे पास, सी। ठीक है, इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो था मेरा बेसिक्स, सेट के बारे में मैंने पढ़ लिया, रोस्टर फॉर्म मैंने पढ़ लिया और सेट बिल्डर फॉर्म मैंने पढ़ लिया। ठीक है, अब शुरू करते हैं हम अपना चैप्टर। ठीक है, वैसे चैप्टर शुरू हो चुका है लेकिन अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं हम अपना। अब सबसे पहले आता है मेरे पास एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट क्या कहता है, सेट which does not contain any element, सेट which does not contain any element, जिस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होता। ठीक है, उसको एम्प्टी सेट, जैसे उसका नाम लिखा है एम्प्टी, एम्प्टी का मतलब क्या होता है, खाली एकदम, तो वैसे ही सेट में कोई एलिमेंट नहीं होगा। अब कहेंगे सर ऐसा कैसे एलिमेंट हो सकता है, अब देखिए एग्जांपल देखते हैं। सपोज़ आप बॉय स्कूल में हैं, ठीक है, और मैंने ये सेट लिख दिया एक्स सच दैट एक्स इज़ अ गर्ल स्टूडेंट इन योर क्लास। अब आप कहेंगे बॉय स्कूल में गर्ल तो होएगी ही नहीं, ठीक है, बॉय स्कूल है, तो बॉय स्कूल में गर्ल स्टूडेंट कैसे हो सकती है, टीचर हो सकती है, स्टूडेंट नहीं हो सकती। ठीक है ना, तो जब स्टूडेंट नहीं होगी तो यानी ये क्या हो गया, आपका एक एम्प्टी सेट हो गया। ठीक है, और चलिए और एग्जांपल देख लेते हैं। एक्स सच दैट
x is greater than 4, x इक्वल टू 4, या ये वाला जो अभी हमने लिखा था पीछे क्या था, एक्स स्क्वायर लेस देन 4, एक्स स्क्वायर लेस देन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5, ये लिख दिया मैंने। एक्स एज दैट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5 और एक्स क्या है आपका, इंटीजर है। तो क्या आपको कभी कोई ऐसा नंबर मिलेगा जिसका स्क्वायर 5 है? नहीं मिल सकता आपको ऐसा कोई भी नंबर, ठीक है। तो यानी ये क्या बन जाएगा आपका, एक एम्प्टी सेट, ठीक है, जिसमें कोई एलिमेंट नहीं हो सकता, ठीक है। अब एम्प्टी सेट को या तो आप एम्प्टी सेट कह लो, नल सेट कह लो, वॉइड सेट कह लो, ठीक है, ये सब एक ही के नाम है, ठीक है। एम्प्टी सेट भी वही है, सेम चीज़ है, नल सेट वॉइड सेट सब एक ही चीज़ है, बुक में सब में अलग अलग लिखा जा सकता है, ठीक है। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट इसको हम ऐसे लिखते हैं, खाली अंदर कुछ नहीं है, ठीक है। या फिर फाई, इसको हम क्या बोलते हैं, फाई, ठीक है। तो इसको आप किसी भी तरह से डिनोट कर सकते हैं एम्प्टी सेट। नेक्स्ट आता है आपका फाइनाइट सेट। अब जैसे कि नाम बता रहा है फाइनाइट, यानी इसके एलिमेंट्स क्या होंगे, हमेशा फाइनाइट होंगे। सेट दैट कंटेन्स फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, x such that x is even number less than 11, ठीक है। इवन नंबर चाहिए और क्या होना चाहिए, लेस देन 11 होना चाहिए। तो आंसर क्या आएगा आपका, 2 4 6 8 10, फाइनाइट है, गिन सकते हैं, तो ये क्या बन गया आपका फाइनाइट सेट, ठीक है। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं, x such that x is population of India। अब देखिए यहाँ पर आप कहेंगे कि सर पॉपुलेशन तो बहुत बड़ी होती है, ये इनफाइनाइट होनी चाहिए, नहीं, इनफाइनाइट का मतलब होता है जिसको आप गिन सकते हैं। देखिए पॉपुलेशन हम काउंट कर चुके हैं हमारी कितनी है, ठीक है ना, ये कुछ अभी 130 करोड़ के आसपास चल रही है हमारी पॉपुलेशन, ठीक है। तो पॉपुलेशन हम काउंट कर सकते हैं, तो जिस चीज़ को काउंट कर सकते हैं चाहे वो कितनी भी ज़्यादा हो, ठीक है, वो क्या होगा आपका फाइनाइट सेट। मैं कह दूं कि 1 किलो चावल फाइनाइट सेट है, क्यों, 1 किलो चावल के दाने आप गिन सकते हैं, ठीक है ना। टाइम लगेगा, महीना 2 महीना साल लग सकता है गिनने में, 1 किलो चावल के दाने हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका फाइनाइट सेट। नेक्स्ट आता है आपका इनफाइनाइट सेट। अब जैसे कि नाम बता रहा है इनफाइनाइट, यानी वो एलिमेंट्स जिनको आप काउंट कर ही नहीं सकते। सेट दैट कंटेन्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। इनफाइनाइट हो गए, जैसे कि नेचुरल नंबर x सच दैट x बिलोंग्स टू n, नेचुरल नंबर है, तो ये क्या बन जाएंगे, नेचुरल नंबर 1 2 3, काउंट ही नहीं होंगे, ये इनफाइनाइट चलता चला जाएगा, काउंट नहीं कर सकते आप, ठीक है। इंटीजर्स, होल नंबर, ठीक है, इस तरह से इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, ठीक है, इनको बोलते हैं हम इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट आता है आपका इक्वल सेट। टू सेट्स आर equal
when all the elements of set A are present in set B and वाइस वर्सा, यानी ए के एलिमेंट बी में होने चाहिए और बी के एलिमेंट ए में होने चाहिए, तब वो बोलेंगे इक्वल सेट। एग्जांपल देखते हैं। ए दिया हुआ है आपको 1 2 3, ठीक है। बी दिया हुआ है आपको 2 1 3। अभी देखिए, याद कीजिए, नोट मैंने आपको शुरू में एक नोट लिखवाया था कि ऑर्डर से फ़र्क नहीं पड़ता, ऑर्डर कोई भी हो, ठीक है। रिपीटिशन और ऑर्डर से फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। एलिमेंट वो होने चाहिए। तो देखिए इसमें कौन कौन से एलिमेंट है, 1 2 3, इसमें 1 2 3। तो देखिए सारे एलिमेंट बराबर है, तो हम कहेंगे कि ए इज़ इक्वल टू बी, ठीक है। यहाँ पे मैं फिर से आपको नोट लिखवा देता हूँ कि हेयर एलिमेंट इज इम्पॉर्टेंट, नॉट द रेपिटेशन। रेपिटेशन इम्पॉर्टेंट नहीं है, एलिमेंट इम्पॉर्टेंट है, या फिर ऑर्डर। जो नोट मैंने पहले लिखवाया था वही लिखवाया मैंने, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल में बताया था आपको, फिर से एग्जांपल देखते हैं। सपोज आपको सेट दिया हुआ है ए 1 2 3 और बी मैंने बना दिया 1 1 2 2 3, वही जो पहले वाला एग्जांपल था। अब देखिए एलिमेंट तो इसके वही रहेंगे ना, 1 2 3, और इसके भी 1 2 3। कितनी बार भी लिख लो, 1 तो 1 ही रहेगा, ठीक है। तो हम कहेंगे ए इज़ इक्वल टू बी, ठीक है। रेपिटेशन और ऑर्डर मैटर नहीं करता। नेक्स्ट आता है इसके बाद इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट्स क्या होता है, टू फाइनाइट सेट ए एंड बी आर equivalent if they have same cardinal, अंडरलाइन कर रहा हूँ, नंबर। अंडरलाइन क्यों किया, क्योंकि ये नया वर्ड आया मेरे पास, कार्डिनल नंबर। अभी तक मैंने नहीं पढ़ा इसको, ठीक है। कार्डिनल नंबर का मतलब क्या होता है कि उसका ऑर्डर जो है, ठीक है, कितने नंबर है, 5 एलिमेंट है, 6 एलिमेंट है, उसको बोलते हैं हम कार्डिनल नंबर। वो सेम होने चाहिए, ठीक है। डिफरेंस देखिएगा, भी मैं दोनों का डिफरेंस बताऊंगा, इक्वल और इक्विवेलेंट में। पहले इक्विवेलेंट समझ लेते हैं एग्जांपल से। ए देखिए, ए दिया हुआ है 1 2 3 4, बी दिया हुआ है आपको 5 6 7 8। अब देखिए क्या ये सेट इक्वल है, नहीं, ये सेट इक्वल नहीं है। क्यों, क्योंकि इक्वल में मैंने बोला था सेम एलिमेंट होने चाहिए। यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, हम कार्डिनल नंबर की। कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर का मतलब है कि उसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। कौन से एलिमेंट्स हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, कितने हैं। तो देखिए एन ए, यानी ए के अंदर कितने हैं, 4 हैं, 1 2 3 4। एन बी, बी के अंदर कितने हैं, 4 हैं, 5 6 7 8। तो ये हो गया इक्विवेलेंट, ठीक है। इसको बोलते हैं हम इक्विवेलेंट सेट, ठीक है। इक्विवेलेंट सेट ये सिंबल होता है, याद रखिएगा। ये हो गया इक्विवेलेंट, यानी हमें एलिमेंट्स नहीं देखने, अब हमें देखने कितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गया। इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। याद रखिएगा,
इक्वल सेट इक्विवेलेंट हो सकता है बट इक्विवेलेंट इक्वल नहीं हो सकता। कहने का मतलब ए दिया हुआ है 1 2 3, बी दिया हुआ है 1 2 3, ठीक है। क्या ए इक्वल टू बी है? बिल्कुल है, क्योंकि सेम एलिमेंट है। क्या ए इक्विवेलेंट है बी के? बिल्कुल है। इसमें भी 3 एलिमेंट, इसमें भी 3 एलिमेंट, ठीक है। तो यानी पहला स्टेटमेंट, इक्वल सेट इक्विवेलेंट हो सकता है। अब ए दिया हुआ है 1 2 3, बी दिया हुआ है 4 5 6। देखिए क्या ए इक्वल है? नहीं, क्योंकि इसमें 3 एलिमेंट कौन कौन से, 1 2 3, इसमें 4 5 6, एलिमेंट अलग अलग होगा, इक्वल नहीं है। लेकिन इक्विवेलेंट है, क्यों? इसमें भी 3 एलिमेंट और बी में भी 3 एलिमेंट। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी, इक्वल और इक्विवेलेंट में डिफरेंस। नेक्स्ट आता है आपका सिंगलटन सेट। सिंगलटन कहता है, सिंगलटन का मतलब होता है एक, यानी कि सेट दैट हैज़ ओनली वन एलिमेंट, एक ही एलिमेंट हो उसको बोलते हैं हम सिंगलटन। एग्जाम्पल देते हैं, ए इक्वल टू 5, ठीक है, बी इक्वल टू 1, एक ही एलिमेंट होगा, उसको बोलते हैं हम सिंगलटन सेट। तो आई होप अभी तक जो आपको बताया है वो चीज़ क्लियर हो गया होगा, ठीक है। हम एक्सरसाइज 2.2 करते हैं, 2.2 खोल लेते हैं, सॉरी 1.2। पहला क्वेश्चन वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नल सेट। नल मतलब था आपको एम्प्टी, कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो पहला देखते हैं, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिवाइडेड बाय 2। अब वो कह रहा है कि ऑड नंबर भी होना चाहिए और डिवाइडेड बाय 2 भी होना चाहिए। तो मेरे को तो नहीं लगता कोई ऐसा नंबर होता है जो ऑड हो और 2 से डिवाइड हो, क्योंकि 2 से डिवाइड होगा तो इवन हो जाएगा। तो यानी हम कह सकते हैं दिस इज़ अ नल सेट। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, देखो प्राइम नंबर में सिर्फ एक ऐसा 2 है जो इवन है, बाकी सब ऑड होते हैं, ठीक है। तो हमें एक एलिमेंट तो मिल गया, तो यानी दिस इज़ नॉट अ नल सेट। तो ये क्या बन गया? ये आपका बन गया सिंगलटन। पूछा नहीं है फिर भी मैं बता देता हूँ, ये हो गया आपका सिंगलटन। थर्ड, एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर, छोटा होना चाहिए 5 से और बड़ा होना चाहिए 7 से, ठीक है भाई। अब भाई ऐसा कौन सा नंबर है जो 5 से छोटा होगा और तो 7 से बड़ा होगा? तो भाई या तो वो 5 से छोटा होगा या 7 से बड़ा होगा, दोनों तो एक साथ नहीं हो सकता। तो ये क्या हो जाएगा? नल सेट, ठीक है। फोर्थ, वाई इज़ अ पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइंस। भैया पैरेलल लाइन है तो कॉमन कैसे हो सकता है पॉइंट? पैरेलल लाइन तो कभी मीट ही नहीं करती, इस तरह से होती है पैरेलल लाइन। तो यानी ये क्या हो जाएगा आपका? 5 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ फाइनाइट एंड इनफाइनाइट बताना है आपको, ठीक है। तो फाइनाइट देखिए आप भी बता सकते हैं, सेट ऑफ मंथ्स इन अ ईयर फाइनाइट है, ठीक है। 1 2 3 4 इनफाइनाइट है, इसको आप काउंट नहीं कर सकते। थर्ड, 1 से लेकर 100 है तो फाइनाइट हो जाएगा आपका, ठीक है। इस तरह से आपको बताना है। पॉजिटिव नंबर्स ग्रेटर देन 100 क्या हो जाएगा आपका? इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। और प्राइम नंबर लेस देन 99 काउंट कर सकते हैं, फाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, सेट फाइनाइट और इनफाइनाइट बताना है आपको फिर से। वो कह रहा है कि सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब आप एक्स एक्सिस के पैरेलल इनफाइनाइट लाइंस बना सकते हैं। ग्राफ देखा है आप सबने, आप ग्राफ पर इनफाइनाइट लाइंस बना सकते हैं वाई एक्स एक्सिस के पैरेलल। तो हम इसको लिख देंगे इनफाइनाइट। सेकंड कह रहा है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में क्या होगा? फाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। थर्ड में क्या कह रहा है? नंबर ऑफ सेट ऑफ नंबर्स मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 5 आपको बहुत मिलेंगे, इनफाइनाइट। सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। अब आपने कभी इंसाइक्लोपीडिया अगर खोली हो, ठीक है, वैसे तो बहुत से बच्चे कहेंगे सर बहुत सारे जानवर है, इनफाइनाइट जानवर है, ठीक है। लेकिन अगर आपने कभी इंसाइक्लोपीडिया खोली हो तो उसके अंदर, एनिमल इंसाइक्लोपीडिया की बात कर रहा हूँ,
उसमें सारे जानवर जितने भी हमारे अर्थ में हैं वो सब के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। नंबर में ज़्यादा हो सकते हैं, देखिए मैंने आपको बताया ना, रेपिटेशन अलाउड, रेपिटेशन के लिए हम नहीं देखते हैं, ठीक है। आप कहेंगे सर माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत सारे होते हैं, लेकिन वो नंबर में ज़्यादा होते हैं। काउंटिंग में तो हो सकते हैं ना, ये वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये है, ठीक है। तो जो बायो पढ़ते हैं 12th क्लास में, 11th क्लास में, आगे जाके जूलॉजी पढ़ते हैं, बॉटनी पढ़ते हैं, ठीक है, वो पढ़ते हैं कि प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, फाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। मैंने आपको बताया था जैसे 1 किलो चावल है, कहने को तो वो इनफाइनाइट दिखता है, लेकिन आप काउंट कर सकते हैं, पॉपुलेशन आप काउंट कर सकते हैं, वैसे ही एनिमल्स को भी आप काउंट कर सकते हैं। ज़्यादा होंगे, बहुत होंगे, लेकिन काउंट कर सकते हैं, ठीक है। सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से आप बहुत सारे सर्कल बना सकते हैं, रेडियस आपका अलग कर दो, बहुत सारे सर्कल बना सकते हैं। तो फिफ्थ का क्या हो जाएगा आपका, इनफाइनाइट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, आपको बताना है ए इक्वल टू बी, आपको सिर्फ एलिमेंट्स चेक करना है। पहला देख लेते हैं, ए बी सी डी दोनों में ए बी सी डी है, यानी कि ये इक्वल है। सेकंड देखते हैं 4 8 12 16, 4 8 12 नहीं है बी में, आप ध्यान से देखिएगा तो बी में 12 नहीं है और ए में 18 नहीं है, तो हम इक्वल नहीं कह सकते, ठीक है। इस तरह से आपको देखना है, सेम एलिमेंट्स होने चाहिए दोनों के अंदर, ठीक है। आर द फॉलोइंग सेट्स इक्वल, फिर से वही इक्वल पूछ रहा है, आप सॉल्व कर लीजिए बी को। आपको अगर बी सॉल्व करना आता है, ये स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म है। अगर आपको नहीं आता तो मैं वीडियो बनाया है स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म के ऊपर भी, ठीक है, आप इसको देख सकते हैं। तो इसका स्प्लिट करेंगे तो ये इस तरह से आएगा, यानी इसके जो फैक्टर आएंगे वो -3 और -2 आएगा। और इधर मेरे को क्या दिया हुआ है, यहाँ मेरे को दिया हुआ है 2 3, तो देखिए ये क्लियरली नॉट इक्वल है, ठीक है। ये 2 3 है, ये -2 -3 है, तो नॉट इक्वल है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इक्वल, आपको फिर से बताना है इक्वल, जिसमें एलिमेंट सेम होंगे वो इक्वल हो जाएंगे, जिसमें एलिमेंट सेम नहीं होंगे वो इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। तो आज ये वीडियो हम यहीं रोकते हैं। आपको 2.1 2.2 एक्सरसाइज तक कोई भी दिक्कत हो, जो हमने आज पढ़ा है, कोई भी एक्सरसाइज में किसी भी टॉपिक में दिक्कत हो तो आप ज़रूर पूछेगा, ठीक है। थैंक यू।